वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 19 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रविदासियास के बारे में है। अभी हाल ही में पंजाब के असेंबली इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया, जो कि 14 फरवरी को होने वाले थे, उन्हें 20 फरवरी को लेकर जाया गया। इसका कारण ये था कि उस दिन रविदास जयंती होती है और जो रविदासिया कम्युनिटी के लोग हैं वो वाराणसी बहुत बड़ी संख्या में विजिट करते हैं उस ओकेशन के दौरान। इन दैट केस पंजाब के असेंबली इलेक्शंस में उनके लिए वोट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन कि इस दिन के जो इलेक्शंस थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। ये इस बात की सिग्निफिकेंस को पोर्ट्रे करता है कि पंजाब में जो रविदासिया कम्युनिटी के लोग हैं, रविदासिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रविदासियास नाम बिल्कुल स्पष्ट आपको हो रहा होगा कि संत रविदास जी के नाम पर ही इस कम्युनिटी का नाम रविदासिया पड़ा है। रविदासियास जो हैं वो बेसिकली एक दलित कम्युनिटी होती है जो लगभग 12 लाख के आसपास आपको जो दोआबा रीजन है वहां पे मिल जाएंगे। डेरा सचखंड बल्लन, ये जो सचखंड बल्लन है ये सबसे बड़ा डेरा है जो कि रविदासिया कम्युनिटी के लोगों का है। लगभग 20 लाख फॉलोअर्स हैं इस डेरा के पूरी दुनिया में। इसे 20वीं सेंचुरी के आसपास बाबा संत पीपल दास जी के द्वारा फाउंड किया गया था। काफ़ी लंबे समय तक ये डेरा सिखिज्म से एसोसिएटेड था, यद्यपि 2010 में इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये रविदासिया रिलीजन फॉलो करेंगे। जो डेरा है उन्होंने इस अनाउंसमेंट को संत रविदास जी की जो जयंती है उसके ओकेशन पे वाराणसी में अनाउंस किया था। 2010 के बाद से जो डेरा सचखंड बल्लन है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को, जो उनका खुद का ग्रंथ है अमृत बानी, उससे रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें गुरु रविदास जी के लगभग 200 हाइम्स हैं जिन्हें बेसिकली उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। अब यहां पर बात करते हैं गुरु रविदास जी के बारे में। मिस्टिक पोएट थे। मिस्टिक जो लोग होते हैं उनका ऐसा मानना है कि आप खुद से संधान करके ईश्वर से खुद को जोड़ सकते हैं। भक्ति मूवमेंट के बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट रहे 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास। इन्होंने ही रविदासिया रिलीजन को फाउंड किया। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था एक कॉबलर फैमिली में, एक मोची के परिवार में। इन्होंने प्रोमिनेंस अचीव की अपनी इस बिलीफ को कि ईश्वर सिर्फ एक ही होता है, और ये रिलीजियस पोएम्स को लेकर पूरी तरीके से अनबायस्ड थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने को लेकर डेडिकेट कर दिया और ओपनली जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसका विरोध किया। इनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे उनका इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें भक्ति मूवमेंट पे। लगभग 41 इनकी पोएम्स हैं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह दी गई है, जो सिखिज्म का सबसे प्रोमिनेंट रिलीजियस टेक्स्ट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिपब्लिक डे टैब्लो के बारे में है। टैब्लो का मतलब होता है झांकी। वेस्ट बंगाल का जो टैब्लो था यानी कि झांकी था रिपब्लिक डे परेड के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और जब पूछा गया कि आखिर क्या कारण था कि वेस्ट बंगाल की झांकी को रिजेक्ट किया गया, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया, एंड दैट वाज द रीजन कि झांकी का ये मामला न्यूज में आया। टैब्लो का मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ मॉडल्स से है। झांकी का हम मतलब बता रहे हैं, इसमें मोशनलेस फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं। कोई सीन, कोई स्टोरी हिस्ट्री से उठा के डिपिक्ट कर दी जाती है इस झांकी में। रिपब्लिक डे के दिन स्टेट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, जो भी अचीवमेंट्स उनके पास हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, उनकी हिस्ट्री, कल्चर, उसे एक झांकी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। झांकी को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की, जैसे यंग क्वालिफाइड डिजाइनर्स को रिनोन इंस्टीट्यूशन से एम्प्लॉय किया जाना चाहिए इन झांकियों को बनाते वक्त। मूविंग एलिमेंट्स इसमें ज़रूर से इन्वॉल्व किए जाएं। रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग एलिमेंट हो सकता है, स्पेशल इफेक्ट्स तैयार करने के लिए ऑप्टिक्स या विजुअल इफेक्ट्स भी इस्तेमाल किए जाएं। वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी को भी यूज़ किया जा सकता है। कुल मिला के लाइवली बनाना है उसे। जो झांकी होती है वो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके की ही लेकर आते हैं। 2 स्टेट्स या यूटीज की झांकी एक जैसी नहीं हो सकती, इसी उद्देश्य से कि देश की डाइवर्सिटी दिखे। आप अलग अलग झांकी भी नहीं बना सकते तो फिर और क्या करेंगे। झांकी पे कोई राइटिंग या लोगो नहीं हो सकता, सिर्फ उस स्टेट, यूटी या डिपार्टमेंट का नाम मैक्सिमम हो सकता है। जो झांकी है उसके सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर और कोरियोग्राफी। ये लोग एग्जामिन करते हैं प्रपोजल को थीम, कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन, विजुअल इम्पैक्ट के बेसिस पे
और फिर रिकमेंडेशन देते हैं कि इसे एक्सेप्ट किया जाए अथवा नहीं। यूं तो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। 26 जनवरी को बेसिक जो हमारा रिपब्लिक डे है वो होता है, लेकिन इस बार 23 जनवरी से ही से स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसे भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। कर्नाटका के सीएम ने एक बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन अपना दिखाया। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि हम इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिविजिट करें, क्योंकि ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की तुलना में क्रिएट ज्यादा करता है। उनका ये स्टेटमेंट था कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट न्यूज में आ गया। बात करते हैं आर्टिकल 262 ये कहता है कि अगर दो राज्यों के बीच में इंटरस्टेट वाटर को लेकर, मतलब कोई ऐसी नदी जो दोनों राज्यों से होकर गुजरती है, उसके पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं। पार्लियामेंट बाई लॉ कोई डिस्प्यूट मान लीजिए है जिसमें पानी के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल को लेकर कोई विवाद है इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली को लेकर, तो इस संबंध में वो कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट ये भी प्रावधान कर सकती है कि कानून में वो जो भी व्यवस्था करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो चूंकि ये अधिकार जो पार्लियामेंट है उसे आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देता है, तो उन्होंने भी लगे हाथ इस जो अधिकार है संविधान के द्वारा प्रदत्त या फिर गिवन, उसका इस्तेमाल किया और दो कानून बना डाले। एक कानून बनाया रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और दूसरा बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। तो उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और दो कानून बना डाले। जो पहला एक्ट है रिवर बोर्ड्स एक्ट, ये बेसिकली रिवर बोर्ड्स के एस्टैब्लिशमेंट का प्रावधान करता है, जो कि इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैलीज के संबंध में जो भी डेवलपमेंट्स हो उन संबंध में रेगुलेशंस लेकर आते हैं। ऐसे जो रिवर बोर्ड्स हैं इनको स्टैब्लिश तब किया जाता है जब राज्य सरकारें इस संबंध में कोई रिक्वेस्ट करती हैं। उनकी रिक्वेस्ट पर ही ऐसे रिवर बोर्ड्स बनाए जाते हैं। दूसरा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि अगर दो राज्यों के बीच में किसी नदी के पानी को लेकर विवाद है तो वो बना सकते हैं एक एडहॉक ट्रिब्यूनल जो इस पूरे मामले को देखेगा, और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और पार्टीज पर बाइंडिंग होगा, उन्हें मानना ही होगा। फर्दर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हरगोविंद खुराना जी के बारे में है। इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट बायोकेमिस्ट या केमिकल बायोलॉजिस्ट रहे। इनका जो जन्म है वो 9 जनवरी 1922 को रायपुर में हुआ था। उस समय ये इंडिया हुआ करता था पूरा। वर्तमान में ये जो रायपुर है ये पाकिस्तान में है। अपनी इनिशियल लाइफ में इन्होंने जो लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट की। अभी तो ये जो जगह है ये पाकिस्तान में आपको मिलेगी। उसके बाद इंग्लैंड के लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में इन्होंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, जिसके लिए इन्हें फेलोशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1951 में, और ये इनकी रिसर्च सर एलेक्जेंडर टॉड के अंडर में थी। 1970 में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा, जहाँ पे रिसर्चर्स की एक टीम पहली बार यीस्ट जीन की आर्टिफिशियल कॉपी को सिंथेसाइज कर पाए। जो उनकी स्टडीज रही हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर रोडोप्सिन के लिए। रोडोप्सिन एक बहुत ही हल्का सेंसिटिव प्रोटीन होता है जो वर्टिब्रेट्स के आंखों के रेटिना में पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। इन्होंने रोडोप्सिन में म्यूटेशन को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कि रिलेटेड था रेटिनिटिस पिगमेंटोसा के बारे में। बेसिकली ये जो रेटिनिटिस पिगमेंटोसा है ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, काइंड ऑफ ग्रुप है, मतलब इसमें कई सारी बीमारियां आती हैं और इसमें ही नाइट ब्लाइंडनेस भी आता है। तो उस संबंध में इन्होंने जो म्यूटेशन होता है उसको भी स्टडी किया था। इन्हें जो अवार्ड मिले 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजियोग्राफी या फिर मेडिसिन में। हालांकि इनके साथ दो और लोग रहे जिन्होंने इस प्राइज को शेयर किया, मार्शल डब्ल्यू नेलनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, क्योंकि इन्होंने ये दिखाया था कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स कैसे वर्क करते हैं और जो उनका जेनेटिक कोड होता है वो कैसे सेल को कंट्रोल करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में।
फर्दर नोबेल प्राइज के अतिरिक्त इन्हें एल्बर्ट लास्कर बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड भी 1968 में मिला, नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1987 में मिला और इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें अवार्ड किया पद्म विभूषण 1969 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल WEF देवोस का जो एजेंडा समिट रहा 2022 के लिए उसके बारे में है। हाल ही में इसकी मीटिंग होती है देवोस में। देवोस एक सिटी है स्विट्जरलैंड में और वहीं पर इस मीटिंग को अभी वर्चुअल वे में हेल्ड किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। जो समिट है वो पहला ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफर करता है 2022 में। आई रिपीट, इसके बाद कई और सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहां पर वर्ल्ड लीडर्स मिलकर बातचीत कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि आगे आखिर करना क्या है इस साल में। एजेंडा 2022 का ये रहा कि WEF के जो इनिशिएटिव्स रहे उनको लॉन्च किया गया कि कैसे हम नेचर पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालें जिनसे नेचर को नुकसान ना हो और दुनिया आगे बढ़े। फर्दर साइबर रेजिलियंस इंश्योर करनी है, नेट जीरो एमिशन पे भी जाना है जहां पे हमें एमिशन जो भी हम कर रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के भी प्रयास करने हैं। वैक्सीन गैप को ब्रिज करना है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास वैक्सीन की रीच अभी भी कम है। ग्लोबल वैल्यू चेन को हमें एक बार फिर से बेहतर करना है जो कि कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब हो रखी है। जो फ्रेजाइल मार्केट की इकोनॉमीज हैं, जिनकी इकोनॉमीज अभी दिक्कत में है, जो पेंडेमिक है उसकी वजह से, उन्हें हमें ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से और बेटर करना है। फर्दर ये भी देखना है कि कैसे हम डेटा सोल्यूशन के माध्यम से इस पेंडेमिक को लड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से, जो भी डेटा हमारे पास गैदर्ड है उसका इस्तेमाल करके। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। क्लाउस स्क्वाब जी ने 1917 में इसे एस्टैब्लिश किया था। तब ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन हुआ करता था। इनिशियली इसे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम नाम दिया गया था। बाद में 1987 में इसका नाम बदल के रखा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनका बेसिक काम यह है कि दुनिया भर में जो बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और जो अदर लीडर्स सोसाइटी के हैं, जो पूरी दुनिया या रीजनल या इंडस्ट्री एजेंडाज को शेप कर रहे हैं, उन्हें और बेहतरी दी जाए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये हेडक्वार्टर्ड है। कई सारे रिपोर्ट्स भी ये पब्लिश करते हैं, लाइक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट इनकी रिपोर्ट्स हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल UVC डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने यह कहा कि UVC डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जा रहा है रेलवे कोचेस में, AC बसेस में और क्लोज स्पेसेस पे पेंडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसे डेवलप किया है। पर्पस ये है कि कोविड-19 के ट्रांसमिशन को हम रोकें। इसके जरिए जहां पर भी हम UVC का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को डीएक्टिवेट कर देता है बायो एरोसॉल्स में जो हवा में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए 254 नैनोमीटर UV लाइट का इस्तेमाल किया जाता है या उसके डोजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशंस के फॉर्म में इसका इस्तेमाल ऑडिटोरियम, बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स, क्लासरूम्स, मॉल्स में किया जा रहा है। फर्दर बिल्डिंग या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडोर मीटिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया लिमिटेड कैपेसिटी में, ताकि जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं उन्हें अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जा सके। फर्दर उन्होंने अभी फिजिकल रैलीज भी बंद कर रखी है ना। देखते हैं आगे क्या होता है, ये फिजिकल रैलीज को बंद ही रखते हैं या फिर आने वाले समय में अलाउ करते हैं। वर्तमान की स्थितियां तो ऐसा नहीं कहती कि अलाउ करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने क्लियर किए हैं 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इनकी कीमत लगभग 30 करोड़ है। ये स्पेशलिटी फाइबर के बारे में है या जियो टेक्सटाइल के बारे में है। जो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसी के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट क्लियर किया गया है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि आखिर टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं। देखिए, कई सारे फैशनी कपड़े होते हैं जो सभी लोग पहनना पसंद करते हैं। इन कपड़ों को पहन के आप खूबसूरत और अच्छे दिखते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल का ये काम नहीं होता। टेक्निकल टेक्सटाइल को इसलिए नहीं पहना जाता क्योंकि आपकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं या आपको बेहतर दिखने में मदद करते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल अपने एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल मटेरियल होता है ये एक स्पेसिफिक पर्पस से स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में मददगार साबित होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो फायर फाइटर है, उसे एक स्पेसिफिक कपड़े पहनने होते हैं। सोल्जर्स के पास अपने कपड़े होते हैं। जो केमिकल्स में इन्वॉल्व लोग हैं उनके पास अलग तरीके के कपड़े होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कपड़े पहने जाते हैं उन्हें ही कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल को बेसिकली 12 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एग्रोटेक, बिल्टेक, क्लोथ टेक, जियोटेक, होम टेक, इंडुटेक, मोबीटेक, मेडीटेक, प्रोटेक, स्पोर्ट टेक
ऑइकोटेक और पैकटेक। ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिनके बेसिस पे इनके एप्लीकेशन के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है। इंडिया का जो शेयर है दुनिया के मार्केट में जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो रहा है वो महज 6% है। 250 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है इंडिया का टेक्निकल टेक्सटाइल का, जबकि पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा है और हम इसे और बढ़ा सकते हैं। अभी जो ये प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए हैं इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, यहाँ पर देखिए आप बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस मिशन की, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य यही था कि टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में हम ग्लोबल लीडर बन पाए। इसे 2021 से 23-24 के बीच में इंप्लीमेंट करना है। जो ओवरऑल कॉस्ट सरकार ने डिसाइड की है वो 1480 करोड़ की है। इस मिशन के बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं। रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यह है पहला। दूसरा प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन और चौथा एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फोकस रहेगा टेक्निकल टेक्सटाइल, जो अलग अलग फ्लैगशिप मिशन या प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए उन्हें प्रमोट किया जाए जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन स्पेस स्टेशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया है पार्लियामेंट में कि इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन 2030 तक स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। ये काफी छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। इसका भार लगभग 20 टन ही होगा। अब यहां पर देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में ये काफी छोटा होगा। इसका इस्तेमाल हम माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे। मतलब इसका इस्तेमाल हम स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं करेंगे कि लोग रॉकेट्स में बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इंडिया का होगा, इंडियन स्पेस स्टेशन, उस पर घूमने जाएंगे। ये सब उधर नहीं होगा, उधर होगी रिसर्च। जो प्रिलिमिनरी प्लान है उसमें यह है कि एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 20 दिन तक वहां पे रखा जा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और ये गगनयान मिशन जो हमारा है उसी का एक्सटेंशन होगा। ये अर्थ के ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करेगा, घूमेगा। इसरो कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है यानी कि स्पेडेक्स, इस पे काम किया जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है स्पेस स्टेशन के फंक्शनल होने के लिए, बिकॉज उसके बाद ही जो यहाँ से रॉकेट्स एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएंगे उन्हें डॉक किया जा सकेगा स्पेस स्टेशन के साथ। दुनिया के कुछ अन्य स्पेस स्टेशन, वर्तमान में दुनिया में सिर्फ एकमात्र स्पेस स्टेशन है जो फंक्शनल है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा का। चाइना ने इसमें हिस्सेदारी लगाने की कोशिश करी थी 2011 के आसपास, बट इन लोगों ने मना कर दिया था। तो चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन के प्रयास कर दिए और उसने शुरू किए, और उसने 2 स्पेस स्टेशन ट्रायल बेसिस पे भेजे भी, तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2। और बाकी जो अभी उनका एक फंक्शनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए वो कंपोनेंट्स धीमे धीमे करके भेज भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन जल्दी ही तैयार कर लेगा। रिविजन करते हैं। गुरु रविदास जी मिस्टिक पोएट रहे भक्ति मूवमेंट के 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, दैट्स ट्रू। रिपब्लिक डे टैब्लो, होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए कि रिपब्लिक डे परेड में, सेलिब्रेशन में ये कैसे रन किए जाएंगे। ये गलत है, ये जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्ट्री की होती है। रिवर बोर्ड्स, इसे स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे स्टैब्लिश किया जाता है, दैट्स ट्रू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के डेवॉस में, ये गलत है। अभी हमने देखा था कि ये जिनेवा में लोकेटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ना कि देवॉस में। ठीक है, तो ये वाला भी गलती हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बैक किया गया है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, गलत। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना ने एंट्री लेने की कोशिश की थी बट इन लोगों ने दी नहीं थी, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।